हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहां तक का काम कर लिया सर। हमने सेंट्रल बैंक शुरू करना है आज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक में मनी क्रिएशन को खत्म कर लिया है। मनी क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है कि आएगा ही आएगा। ओके, आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में पैक भी कर देंगे पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी ले सकते हो। साथ साथ देखते जाना, अच्छे सुनते जाना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ, तो अगर हम बात करें हमारे सेंट्रल बैंक की, क्योंकि हम लोग कमर्शियल बैंक को लास्ट वीडियो में खत्म कर चुके थे, मनी क्रिएशन लास्ट टॉपिक देखा था, आज हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक नाम से पता लग रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है सर सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई है। बिल्कुल बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो देश में बाकी सारे बैंक्स को ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अब आप देखो कैसे समझोगे। द सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के अंदर जो पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करने का काम दिया गया है, ऑपरेट करने का काम दिया गया है सेंट्रल बैंक को। यानी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी, फाइनेंशियल बॉडी ऑफ आवर कंट्री। फिर कह रहा है एवरी कंट्री हैज इट्स सेंट्रल बैंक। इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, पेपर में 1 मार्क में पूछी जाती है। एग्जांपल, यूके का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं। यूएसए का जो होता है उसको फेडरल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। ओके, ऐसे ही हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पेपर में आने के चांसेस 5 स्टार आएंगे ही आएंगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। कह रहा है कि आपका जो सेंट्रल बैंक है देश में कौन कौन से फंक्शंस प्ले करता है। पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। देखो, करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू का मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है इसके पास अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ इसी के पास अथॉरिटी है कि ये देश के अंदर करेंसी को इशू करे। करेंसी को इशू करने का मतलब कि देश में जितना भी पैसा इशू हो रहा है सर, सभी तरीके का पैसा, यानी हमारे देश में पैसा 2 तरीके से आता है ना, एक आते हैं नोट्स, एक आते हैं कॉइन्स। तो सर कॉइन्स, नोट सब कुछ आरबीआई ही बनाता है। बेटा यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो हमारे कॉइन्स है और 1 रुपए का जो नोट है ये बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बनते हैं। और जो बाकी जितने भी नोट्स हैं, 1 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट्स हैं, वो सारी की सारी आरबीआई के अंदर ही प्रिंट होते हैं, आरबीआई के पास ही प्रिंट होते हैं। सेंट्रल बैंक हैज अ सोल अथॉरिटी, सिर्फ इसके पास अथॉरिटी है इशू करने की करेंसी को इंडिया में। इन द कंट्री, इन इंडिया आरबीआई हैज अ सोल अथॉरिटी राइट टू इशू द पेपर करेंसी नोट्स। ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज मॉनेटरी लायबिलिटी, दैट इज द सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। कह रहा है कि अगर आपके पास एक 500 का नोट है ना, तो इस 500 के नोट की इक्वल वैल्यू की जो एक एसेट है, जैसे कि सपोज 500 रुपए का गोल्ड, ये आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। यानी आरबीआई कोई भी करेंसी को बिना उसकी बैकिंग के इशू नहीं कर सकता। सर यही तो कारण है कि हमारे देश में अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं होती, क्योंकि आरबीआई को उस कंट्री की बैकिंग में कुछ रखना पड़ता है। यानी अगर आपके पास 10 का नोट है, ठीक है, तो इस 10 के नोट के इक्वल वैल्यू भी कोई भी एसेट हो सकती है, जो किस किस फॉर्म में हो सकती है। देखो यहाँ लिखा है कि बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद द एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। अब जो एसेट्स हो सकती है वो हो सकती है हमारे पास गोल्ड में, बुलियंस में। सर बुलियंस क्या होता है? बुलियंस होता है रॉ गोल्ड, जो गोल्ड की ईंटें होती है उनकी बात कर रहा है। या फिर फॉरेक्स में, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, उसके अंदर भी हम लोग रख सकते हैं ये। यानी हमें पास इसको रखना पड़ेगा जितने की करेंसी हम इशू करना चाहते हैं। सो अगर देश में हमारी 10 लाख करोड़ की करेंसी इशू है तो 10 लाख करोड़ के इक्वल हमारे पास वैल्यू इन चीजों की पड़ी हुई है, इसीलिए हम लोग अनलिमिटेड करेंसी नहीं छापते। एडवांटेजेस क्या है सोल अथॉरिटी की, ध्यान से सुनना। इट लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन, यानी पूरे देश में एक ही यूनिट से, एक ही जगह से नोट सर्कुलेट हो रहे हैं। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक के पास पावर है कि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर दे। अगर मान लो वो मनी सप्लाई, मनी प्रिंट करना कम कर देगा तो देश में पैसा नहीं जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल में हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड बढ़ा भी सकता है ज्यादा प्रिंटिंग करके। इट इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, पब्लिक का फेथ बना रहेगा क्योंकि एक ही के पास अथॉरिटी है। इट enables the government to have the supervision over the central bank concerning the issue of notes। देखो कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास भी ना एक इजी काम हो गया कि एक ही अथॉरिटी है इशू करने के लिए, तो उसके ऊपर नजर रखना, उसको सुपरवाइजन करना आसान हो गया। तो गवर्नमेंट का काम भी आसान हो गया सोल अथॉरिटी होने से। सेकंड फंक्शन आता है, सेकंड फंक्शन से पहले ध्यान से सुन लो। हमने देखा था कि सारे नोट्स गवर्नमेंट इशू करती है, यानी सारे नोट्स हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के नोट को, यानी 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को छोड़ के।
₹1 का नोट और कॉइन्स को छोड़ के ये इशू करते हैं कौन? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो ₹1 का नोट और जो कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, और जो बाकी जितने भी नोट्स होते हैं इनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो ये भी पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी हमारा जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एक बैंक है। कैसे सर गवर्नमेंट का बैंक? बेटा गवर्नमेंट भी तो अपने फंड्स को जमा करती है, गवर्नमेंट को भी तो लोन की जरूरत पड़ती है, तो ये सारा काम आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एज अ बैंकर इट मेंटेन्स करंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, accept receipts and make payments for the government, and it also give loans and advances to the government for a temporary period as an agent। देखो ये तो काम कर रहा है यहाँ पर एज अ बैंकर की तरह, कि बैंकर की तरह ये सारे काम करेगा, करंट अकाउंट खोल के रखेगा गवर्नमेंट का, रिसिप्ट्स एक्सेप्ट करेगा, पेमेंट मेड करेगा और लोन्स देगा। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट, एजेंट की तरह वो पब्लिक का डेट मैनेज करता है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सर पब्लिक डेट वाली थोड़ी बात बताओ। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो पब्लिक से पैसा लेना है, कैसे ले सकती है? ट्रेजरी बिल्स इशू करके, यानी कोई सिक्योरिटी इशू करके गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा रेज करती है, तो वो पैसे को मैनेज करने का काम भी आरबीआई करता है। एज फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी यहां पर कह रहा है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को डिफरेंट फाइनेंशियल मैटर्स पे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता रहता है, अपडेट करता रहता है। 2 फंक्शंस पढ़ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड आ गया हमारे पास बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो हमारा आरबीआई है वो नॉर्मल बैंक्स का एक सुपरवाइजर है और उनका बैंक है। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे बैंक है हमारे पास, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, या फिर हमारे पास कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे जो बैंक्स है, इन बैंक्स का जो बैंकर है वो आरबीआई है, और इनको सुपरवाइजर जो करता है, इनका जो सुपरवाइजर है वो भी आरबीआई है। सेंट्रल बैंक बियर्स द सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक विच द कमर्शियल बैंक बियर्स विद द पब्लिक, यानी जो मेरे बैंक का रिलेशन मेरे साथ है वही मेरे बैंक का रिलेशन आरबीआई के साथ है। तो मैं कह सकता हूं मेरे जो बैंक है, यानी जो हमारे बैंक कमर्शियल बैंक आसपास खुले हुए हैं, वो सारे के सारे बैंक आरबीआई के लिए उसके कस्टमर्स हो गए। बिल्कुल, क्योंकि हम भी कस्टमर है हमारे कमर्शियल बैंक के लिए। बीइंग द एपेक्स बॉडी, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द अदर बैंक्स बिकॉज इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। कह रहा है कि एपेक्स बॉडी है, इसलिए सेंट्रल बैंक जो है वो एक बैंकर भी है और उनको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। As a banker, central bank, as a banker of the bank, central bank functions in 3 capacities. सेंट्रल बैंक 3 तरीके काम करता है। पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ठीक है, देखो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, और बता दूं कि ना जो हमारे, याद करो मनी क्रिएशन में पढ़ा था, मनी क्रिएशन में पढ़ा था हमने कि जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कोई ना कोई रिजर्व रखना पड़ता है, रिजर्व रखने के बाद बाकी का पैसा लोन दे सकते हैं वो। तो जो रिजर्व रख रहे हैं वो कहां रख रहे हैं? ये देखो ना, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व किसके पास रख रहे हैं? आरबीआई के पास रख रहे हैं। जो हमारा कस्टडी है किसके पास है? आरबीआई के पास है। कमर्शियल बैंकर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। फिर कह रहे हैं क्लियरिंग हाउसेस, जो हमारे पास आरबीआई है वो हमारे क्लियरिंग हाउस भी है। क्लियरिंग हाउस का मतलब सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, देयरफॉर इट बिकम्स अ कन्वीनियंट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। सर यहाँ तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, कैसे समझेंगे इसको? देखो लैंग्वेज वाली लिख सकते हो, बट इसका मतलब ये है सपोज ए बैंक ने बी बैंक को पैसे देने हैं। ठीक है, अब ए बैंक ने बी बैंक को पैसे देने हैं, तो ये ना आरबीआई से बोलेंगे कि ए का पैसा ऑलरेडी आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, ये इसको बोलेगा सर प्लीज बुक एंट्री में ना मेरे को खत्म करके, यानी मेरे को एक तरीके से अपने पास से डेबिट करके इसको क्रेडिट कर दो, यानी मेरा पैसा इसको डायरेक्टली दे दो। तो बैंक ने आपस में क्लेम सेटलमेंट करवा दी। उसके अलावा जो हमारे चेक्स क्लियर होते हैं, आपने चेक इशू किए होंगे किसी को पेमेंट के लिए, आपको आया भी होगा, आपने देखा होगा चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। सर वो इसीलिए क्योंकि आरबीआई के पास जाते हैं क्लियर होने। तो क्लियरिंग हाउसेस का मतलब है कि आरबीआई चेक को क्लियर करना, बैंक्स के सेटलमेंट, क्लेम्स को सेटल करने का काम करता है। ओके, फिर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब एक बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब एक कमर्शियल बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो डूबने वाला होता है, तो भागे भागे किसके पास जाता है? व्हेन अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम ईच सोर्स, या फ्रॉम आएगा फ्रॉम ईच सोर्स, it approaches the central bank to give loan and advances as the lender of the last resort, यानी डूबते को तिनके का सहारा। ओके, हाँ जी, अगर हम आगे आए उसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार फंक्शन है वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कि आरबीआई हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करने का काम करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम मतलब सर देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जरूरत है क्या। देखो मनी सप्लाई हमने मनी वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था, मनी सप्लाई का मतलब है
करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। जो कंट्री के अंदर पब्लिक ने करेंसी हेल्ड की हुई है और जो डिमांड डिपॉजिट पड़े बैंक में, कह रहा है इस पैसे को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। काहे क्यों पड़ती है जरूरत? सर इसको कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे कंट्री के अंदर सिचुएशंस खराब ना हो, इसलिए मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करके, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक किया जाता है। जैसे देखो देश में इन्फ्लेशन है, मुझे बताएंगे कि इन्फ्लेशन होने का मेन रीजन क्या होता है? सर इन्फ्लेशन होने का मेन रीजन होता है डिमांड का ज्यादा होना, यानी जब कंट्री में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सर लोगों के पास बहुत सारा पैसा यानी कि मनी होता है, और मनी है तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड है तभी तो लोग इन्फ्लेशन हो रहा है। तो बेसिकली आरबीआई क्या करेगा? इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक के पास से मनी को कम करने की कोशिश करेगा। अब सर आरबीआई अगर आपको आके बोलेगा सर अपना पैसा मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, हम डायरेक्टली क्यों देंगे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पैसा देंगे नहीं। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का यूज करता है इस मनी को कंट्रोल करने के लिए। कैसे यूज करता है ध्यान से देखो। आरबीआई इज empowered टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। आरबीआई मेक्स द यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक, कह रहा आरबीआई जो पॉलिसीज लगाता है ना, आरबीआई की लगाई हुई सारी पॉलिसीज को ना हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, एंड आपको बात बताऊं सेम टू सेम काम अपने बुक के चैप्टर 9 में भी पढ़ोगे जाके, यही वाले सारे फंक्शन दोबारा से आएंगे। अगर देखिए पहला हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास रेपो रेट। रेपो यानी कि रीपर्चेज रेट के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। देखो मैं आपको पहले समझाता हूं फिर बताता हूं, फिर आपको रीड करके बताऊंगा। रेपो रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक। क्यों सर, क्यों चार्ज हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया होगा, यानी जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। सर इसमें रेपो क्या है? ठीक है देखो बेटा, रेपो रेट ना आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम लिखा गया है। जनरली पूरा मतलब है कि जो लोन दिया जाता है आरबीआई के थ्रू कमर्शियल बैंक को, उसका पर्पस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी जब इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री lends money to the commercial bank to meet their short term needs, यानी जब शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा दिया जाता है तो उसको हम लोग, जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा दिया जाता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, सपोज एक कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से 1 लाख रुपए लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लिया, तो रेपो रेट जो चार्ज होता है मार्केट में 6% होता है, यानी सर कमर्शियल बैंक को 6000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 94,000 को जो कमर्शियल बैंक है वो एज अ लोन बांट सकता है आगे। मैं कमर्शियल बैंक को, मैंने आरबीआई से पैसा लिया, लाओ पैसा दो, अब 6% आरबीआई को देने के बाद बाकी पैसा मैं बांट दूंगा एज अ लोन। बट क्या किया आरबीआई ने, रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, यानी अब ये भी जो इंटरेस्ट है वो 6000 था वो बढ़ के 7000 हो जाएगा। सर इंटरेस्ट बढ़ने का क्या कारण हुआ? ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो कमर्शियल बैंक है उसके पास पैसा कम बच गया, जो पहले 94 बच रहा था वो 93 हो गया, जिससे मेरे पास लोन देने वाला पैसा कम हो गया। सर अगर मेरे पास लोन देने के लिए पैसा कम हो गया, मैं पता क्या करूंगा, मैं जो पब्लिक से आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता हूं उसको बढ़ा दूंगा, और अगर आरओआई बढ़ा दूंगा तो पब्लिक क्या होगी? पब्लिक डिस्करेज होगी, लोन नहीं लेगी। इन शॉर्ट मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, मनी सप्लाई जाना बंद हो जाएगी तो जिससे क्या होगा सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई नहीं होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ये देखो, an increase in the repo rate increase the cost of borrowing from the central bank. It forces the commercial bank to increase their lending rates. यानी कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई थी रेपो रेट बढ़ने से, जिससे क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने अपनी लेंडिंग रेट्स भी, यानी अपना जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी बढ़ा दिया, which discourage borrowers from taking loans. It reduces the ability of the commercial bank to create credit. A decrease in the repo rate will have the opposite effect. कह रहे रेपो रेट को कम कर देंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट होगा, ज्यादा लोन दिया जाएगा। सर ये कब करेंगे बेटा? डिफ्लेशन की सिचुएशन में, जब देश में मंदी चल रही होगी। फिर आता है बैंक रेट। मैं कहूंगा बैंक रेट सर मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बैंक रेट में और रेपो रेट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनमें फर्क सिर्फ इसका है, यहाँ ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, यहाँ ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बाकी एग्जैक्टली सारी लाइनें सेम लिखी हुई हैं। ठीक है सर, आगे जा सकते हैं। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है, या रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो जाके आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, तो आरबीआई भी इंटरेस्ट देगा क्योंकि पैसा जमा किया है, तो आरबीआई जिस रेट से इंटरेस्ट देगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ऐसा कब किया जाता है? दिस इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक।
for a relatively shorter period of time. So it is the rate of interest at which central bank, Reserve Bank of India accept deposit from the commercial bank. और उनको जो रेट दिया जाता है, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, when the reverse repo rate is raised, it encourages the commercial bank to deposit their funds with the central bank. This has the negative effect on the lending capacity of the commercial bank. चलो एग्जांपल देके, सपोज सर एक कमर्शियल बैंक के पास ना 1 लाख रुपए है, और अगर ये मार्केट में लोन देता है ना तो ये 6% कमाएगा। ठीक है, मार्केट में पब्लिक को लोन होता है, आप मैं लोन लेंगे तो हम इसको 6% का इंटरेस्ट देंगे। अगर ये जमा करता है पैसा 4% मिलेगा इसको आरबीआई से, अगर आरबीआई के पास जमा करता है। अब ना ये कह रहा है यार यहाँ से 6% है, मैं तो यहां जाऊंगा। आरबीआई ने रेट ना 5% कर दिया, ठीक है, कि मेरे पास जमा कराओगे 5% दूंगा। पता है बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक ना इस पे जाएगा, सर ये तो कम रेट है, फिर भी इस पे जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर पैसा सिक्योर है, पब्लिक के पास आपका डिफॉल्ट रेट भी तो ज्यादा है। तो एक बैंक बीइंग अ बैंकर मैं सोचूंगा यार मैं आरबीआई के पास जमा कर देता हूं, रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है बट पैसा सिक्योर भी तो है, बैड डेट भी तो कम से कम होगा, तो इसीलिए पैसे को ये यहां जमा कर देगा। अगर कमर्शियल बैंक ने पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया तो सर लोन तो दे नहीं पाएगा, जब लोन नहीं देगा तो मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होगी, क्योंकि लोगों का पैसा नहीं होगा, जब डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब इस रेट को लोअर कर दिया जाएगा, लोअरिंग द रिवर्स रेपो रेट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट which raises the demand for the borrowing from the commercial banks. आई होप तो समझ आता है। हमारे पास फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिविजुअली पूछा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, देखो ये एक आरबीआई करता है गवर्नमेंट की हेल्प लेके। कैसे? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू सेल और परचेज द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन के अंदर लोगों से पैसा लेना था, क्योंकि लोग डिमांड ना करें तो लोगों से पैसा वापस लेना था, पर लोग तो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, डिमांड और किए जा रहे हैं, तो क्या करेगा आरबीआई बोलेगा कि ना हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट निकालेगा, बोलेगा डॉक्यूमेंट खरीदो हमसे, अगर आप हमसे डॉक्यूमेंट खरीदोगे हम आपको फिक्स टाइम पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे और पैसा सिक्योर। तो मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने सोचा यार अगर मैं मान लो कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, रिस्क रहेगा, यहां आरबीआई सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, कोई रिस्क नहीं है, तो मैं अपना पैसा देके आरबीआई को दे दूंगा, मैं अपना पैसा आरबीआई को दे दूंगा। कमर्शियल बैंक में पड़ा होगा, वहां से निकाल के कमर्शियल बैंक को बोलूंगा सर आरबीआई को पैसा दे दो, ठीक है, यानी सारा पैसा मेरा आरबीआई के पास चला गया। अगर सारा पैसा आरबीआई के पास चला गया क्योंकि आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची थी और मैंने खरीद ली, तो मैंने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया, यानी अब मेरे पास पैसा नहीं बचा देश में डिमांड करने के लिए। तो अगर देश में डिमांड करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा है तो इन शॉर्ट मेरे पास जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक का सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट, यानी इससे बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोन नहीं दे पाएंगे, एंड देयरफॉर डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में कम हो जाएगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट। कह रहा है अगर सिक्योरिटीज वापस परचेज कर ली जाएगी, आरबीआई बोल रहा है लाओ सिक्योरिटीज वापस करो, तो मैं अब सिक्योरिटी वापस लूंगा, यानी डॉक्यूमेंट था वो वापस लूंगा, तो बदले में पैसा दूंगा ना, पैसा दूंगा तो उनका पैसा आगे पब्लिक के पास, पब्लिक नाउ स्टार्ट मेकिंग डिमांड, स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, जिससे क्या होगा डिमांड देश में बन जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। आई होप से यहां तक समझ आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट बताया मैंने, पेपर में जरूर आएगा ये। फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये आरबीआई ना कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको ये रिजर्व्स लीगली मेंटेन करने हैं। दो तरीके के मेंटेन करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व ऑन 2 अकाउंट्स। कौन कौन से है, एक है कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी है, या फिर इसको ये मेंटेन की जाती है विद द सेंट्रल बैंक। होता क्या है देखो, कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक, टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। यही मेन डिफरेंस है यहाँ पे, यानी कमर्शियल बैंक ने अपने पास जो नेट टाइम डिपॉजिट्स और ये टाइम लायबिलिटीज आ रही है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज आ रही हैं, बेसिकली जो पैसा जमा हो रहा है फिक्स डिपॉजिट्स में और सेविंग्स डिपॉजिट्स में, इस पैसे का एक परसेंटेज आपको रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, और जो परसेंटेज होता है उसको हम कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर बोलते हैं, इसको सीआरआर इन शॉर्ट बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। ये क्यों किया जाता है, सपोज आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, अगर आरबीआई सीआरआर का रेट बढ़ा देता है, इसका मतलब बैंक को ज्यादा पैसा, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो लोन देने की पावर कम हो जाएगी, जब लोन देने की पावर कम हो जाएगी तो लोन महंगा कर दूंगा, जब महंगा करूंगा पब्लिक डिस्करेज हो जाएगी, लोन नहीं लेगी, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी।
ये कह रहा है देखो, अ चेंज इन द सीआरआर अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। फॉर इंस्टेंस, इंक्रीज इन सीआरआर रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड लिमिट्स देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो गई तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। फिर आता है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये की जाती है कमर्शियल बैंक के साथ, ये की जाती है कमर्शियल बैंक के साथ मेंटेन, ये की जाती है सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन। इसको हम एसएलआर भी बोलते हैं। ये क्या है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स। ये वाला जो मेंटेन करना था विद द सेंट्रल बैंक करना था, ये मेंटेन करना खुद के साथ, ये भी लीगल है। चेंज इन एसएलआर अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बोरो अगेंस्ट देम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। An increase in SLR reduces the ability of the banks to give credit and vice versa. The Reserve Bank can influence the credit creation power of the bank by making changes in the CRR और SLR. Similarly देखो, SLR को बस इतना सा फर्क है, खुद के पास मेंटेन करना है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। एक और फर्क है छोटा सा, देखो CRR का पैसा तो आरबीआई को दे दिया, SLR का पैसा खुद क्या मेंटेन करना है। बैंक कहता है, आरबीआई कहता है सर अगर खुद के पास मेंटेन कर रहे हो ना तो जरूरी नहीं है इसको आइडल कैश रखो। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर एल्स यू कैन इन्वेस्ट दिस मनी। ओके, ये कहता है। तो ये सीआरआर एसएलआर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, लास्ट टॉपिक होगा प्रोबेबली। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? देखो, जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक कहता है ठीक है हम लोन तो दे देंगे बट आप कुछ गिरवी रखने के लिए लेके आओ। सपोज आप ले गए अपने बिल्डिंग के पेपर, अपने घर के पेपर, आपका घर था 1 करोड़ रुपए का, क्या बैंक आपको 1 करोड़ का लोन दे देगा? नहीं नहीं सर, वो तो कम का देगा। क्यों? क्योंकि बीच में अगर वैल्यू गिर गई तो बेटा अगर बीच की जो वैल्यू होती है ना उसी को मार्जिन बोला जाता है। सपोज आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी दी और आपको लोन मिल रहा है 80 लाख का, तो जो बीच की वैल्यू है ना 20% कम मिल रहा है आपको, ये 20% ही आपका मार्जिन है। ओके, अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस मार्जिन को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। देखो ध्यान से, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन बाय चेंजिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द लोन। ओके, बाय यहां से शुरू है, यहां से अलग लाइन है, बाय चेंजिंग द मार्केट, बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, यहां मार्जिन आएगा, बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं मनी सप्लाई को। कैसे? इंक्रीज इन मार्जिन रिड्यूसेस द बोरिंग कैपेसिटी। देखो क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्जिन, पहले था कि आपके पास 20% मार्जिन रखना है, पर अब आरबीआई बोल रहा है जी 30% मार्जिन रखना, यानी हम 30% रखेंगे तो अब 70 लाख का लोन लेंगे। जो बोरोवर था पहले उसको 80 लाख मिलता था, बट अब उसको 70 लाख मिलेगा, वो डिस्करेज हो जाएगा लोन लेने से, लोन नहीं लेगा, डिमांड नहीं करेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब फॉल इन द मार्जिन इनकरेजेस पीपल टू बोरो मोर, पर अगर मार्जिन फॉल हो जाएगा, अब 1 करोड़ के बदले सिर्फ 10% का मार्जिन रखता है बैंक, 90 लाख लोन दे देता है, पीपल विल मोर इनकरेज टू गेट लोन्स। Margin is necessary because if a bank gives loan equal to the full value of the security, then the bank will suffer a loss in case of fall in the price of security. कह रहा है कि अगर आपको 1 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले 1 करोड़ का लोन दे देंगे तो बैंक को लॉस हो सकता है अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई तो, इसलिए हमेशा मार्जिन रखना जरूरी होता है और रखा भी जाता है। बैंक अलग अलग एरियाज में अलग अलग मार्जिन भी दे देता है। समटाइम बैंक कहता है जी कंस्ट्रक्शन से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, कंस्ट्रक्शन में इन्फ्लेशन हो रखा है, इनका मार्जिन बढ़ा दो, बाकी लोगों का मार्जिन कम रहने दो। तो ऐसे ही आरबीआई सिलेक्टिव भी कर सकता है। ये थे यहां पर हमने जो मेजर्स पढ़े हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के आरबीआई के थ्रू। ऐसे ही हम कुछ मेजर्स और पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे सर वो वाले मेजर? वो पढ़ेंगे 9 चैप्टर में, जब वहां पहुंचेंगे तब करेंगे। इसके बाद ना आपको एक डिफरेंस गिवन है, किसका? कमर्शियल बैंक्स का और सेंट्रल बैंक का। ये डिफरेंस पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में आने के चांसेस होते हैं, मैं आपको दूंगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना, मेरे से आराम से पूछना, मैं बता दूंगा तुम्हें। अगर सोशल मीडिया पे पूछना, वहां पर भी डीएम करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ आती है पूरी। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वीडियो से ना करते आपके पेपर में 4 से 6 नंबर का काम आ जाएगा, इसलिए अच्छे से देखना, दोस्तों का शेयर करना। ये वाले नोट जो है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी ले सकते हो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। थैंक यू।